अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 119 फुल सर्कल। लैला ने सुहाना को पाहुजा साहब से मिलाने वाली बात पर मना तो कर दिया था, लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर एक कचोट सी रह गई थी। पाहुजा साहब ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया और मैं इतनी बेबस हूँ कि मैं उन्हें उनकी बेटी से भी नहीं मिलवा पा रही हूँ। वो पूरी तरह से जगने के बाद भी कुछ देर तक यूं ही बैठी सोचती जा रही थी। उधर जब सुजॉय ने लतिका जी को ऐसे अपना कंधा पकड़े हुए देखा तो भागता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, माँ क्या हुआ आपको? कहते हुए उसने उन्हें पूरा सहारा देकर वहीं हॉल में रखे सोफे पर बिठा दिया। तब लतिका जी ने कहा, ओ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। वो जिम में वर्कआउट करते हुए शायद शोल्डर में स्ट्रेन आ गया है, उसी वजह से तेज दर्द है। सुजॉय ने उनके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ आप भी ना दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हैं। क्या जरूरत थी इतनी इंटेंस एक्सरसाइज करने की? आप चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तब लतिका जी ने मना करते हुए कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर से मिलती हुई आई हूँ। उन्होंने मेडिसिन और कुछ ऑइंटमेंट लिखी है, वो लेकर 2-3 दिन रेस्ट करने को कहा है उन्होंने। कहते हुए उन्होंने पर्स में पड़ा मेडिसिन का पैकेट दिखाते हुए कहा, जिसे देखकर सुजॉय के कुछ जान में जान आई। फिर उसने उठते हुए लतिका जी को सहारा दिया और बोला, चलिए मैं आपको अपने कमरे में छोड़ देता हूँ। लतिका जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो उन्हें लेकर उनके कमरे तक छोड़ आया। आई होप कि माँ जल्दी ठीक हो जाए, सोचता हुआ वो बाहर आ गया। तभी पाहुजा साहब ने उसे टोकते हुए कहा, कितनी बार कहा है उसे इतनी इंटेंस एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, लेकिन मानती ही नहीं। अब देखो करवा लिया ना इंजरी। तब सुजॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं डैड, हो जाता है कभी कभी, रेस्ट करेंगी ठीक हो जाएगा। अब इतनी सी बात के लिए आप उनके जिम जाने के पीछे मत पड़िए। वो उन्हें हंसकर टाल गया था। कबीर सेट पर जाने की तैयारियों में बिजी था कि तभी अश्विन ने फोन लाकर उसे देते हुए कहा, पार्थो साहब का फोन है। कबीर ने पार्थो का नाम सुना और एक गहरी सांस लेकर अश्विन के हाथों से फोन लेते हुए उसने हेलो कहा। हेलो कबीर, क्या हो रहा है? कबीर ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सेट पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तब पार्थो ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा, तैयारी से याद आया, तुम सुजॉय को समझाते क्यों नहीं कि वो अपनी फिल्म दिवाली पर लॉन्च करने की जिद छोड़ दे? I mean, तुम कबीर कपूर हो, भला तुम्हारी बात कोई कैसे टाल सकता है? और वैसे भी मैं भी तो तुम ही दोनों पर बेस्ड फिल्म रिलीज करना चाह रहा हूँ। तब कबीर ने उसे नागवारी से देखते हुए कहा, ऐसा है कि अब तुम उस फिल्म को सुजॉय की फिल्म से कंपेयर मत करो। भाई ये समझो तुम्हारी फिल्म लो बजट है, उस पर कितना ही कमा लोगे तुम, और दूसरी तरफ सुजॉय, उस पर से उसकी ये पहली फिल्म है, तो तुम भी तो जिद पर ही अड़े हो ना। रहा सवाल मेरी बात न टालने का, तो तुम ही मेरी बात मानकर ये साबित कर दो कि मेरी बात कोई टाल नहीं सकता। उसकी बात सुनकर पार्थो कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। कबीर ने उसी की बातों में उसे ही उलझा दिया था। फिर उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेकिन फिल्म रिलीज होने के लिए शूटिंग भी तो पूरी होनी जरूरी है ना, और दिव्या के बगैर तुम शूटिंग कैसे कंप्लीट कर सकते हो? ये सुनते ही कबीर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल बिखर गई। उसने अपने खास अंदाज में हंसते हुए कहा, उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है पार्थो। ये सुजॉय का सिर दर्द है कि वो दिवाली पर फिल्म कैसे रिलीज करता है। कहकर उसने बाय कहा और फोन काट दिया। अजीब जाहिल इंसान है। कहते हुए वो एक बार फिर से सेट पर जाने के लिए तैयार होने लगा। सुजॉय जब सेट पर पहुंचा तो कुछ देर हो चुकी थी। आज सिर्फ कबीर और दिव्या का वो वाला सीन शूट होना था जो अब फिल्म में उसके पिता का कैरेक्टर निभाने वाले को बोलना था। लेकिन आज वो पिता का रोल निभाने वाला भी देरी से ही पहुंचा। एडी ने उसे कुछ झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें कल बता दिया था ना कि आज जल्दी आना है, फिर इतनी देर क्यों हो गई? एक लेट कमर से छुटकारा पाने के लिए हम तुमसे ये सीन करवा रहे हैं और अब ये प्रॉब्लम होने लगी कि तुम भी लेट आ रहे हो। ऐसे कैसे शूटिंग पूरी होगी?
एडी का लंबा चौड़ा भाषण सुनकर उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, वो बेटे का प्री बोर्ड टेस्ट था, उसे स्कूल पहुंचाने में देर हो गई। ठीक है, अब चलो शूट के लिए तैयार हो जाओ आप। कहकर सुजॉय ने जैसे ही स्केड्यूल रजिस्टर के पन्ने पलटे, उसका ध्यान एक बार फिर से उस एक्टर की बातों पर चला गया और जैसे दिमाग में एक लफ्ज गूंज उठा, टेस्ट। उसने एकदम से खुद पर गुस्सा करते हुए सोचा, इन सब चक्करों में मैं तो भूल ही गया था कि डैड का टेस्ट करवाना था और माँ के कंधे में चोट की वजह से वो तो उन्हें लेकर भी नहीं जा सकेंगी। लैला, उसके होठों से बरबस ही निकला। लैला का ख्याल आते ही वो ऑफिस में रखे फोन की तरफ बढ़ गया। लैला भी नहाने के बाद नाश्ता करने बैठी ही थी कि फोन की रिंग बज उठी। मारिया ने फोन रिसीव किया तो सुजॉय की हड़बड़ाती हुई आवाज आई, हेलो मारिया, लैला को फोन देना अर्जेंटली। मारिया ने जी कहते हुए फोन लैला की तरफ बढ़ा दिया और उसे होठों के इशारे से बताया कि सुजॉय का फोन है। रिसीवर थामते हुए लैला ने धीरे से कहा, जी कहिए। तब सुजॉय ने उधर से कहा, सॉरी लैला, वो मैंने तुम्हें मना तो कर दिया था, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ गई। कहकर उसने लतिका जी की शोल्डर इंजरी वाली बात बताई और फिर आगे कहा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम डैड को लेकर टेस्ट के लिए जा सको तो। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि लैला ने तपाक से कहा, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी, मैं भी तैयार होके निकलती हूँ। आप सर को बोल दीजिए कि वो भी रेडी रहें, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। कहते हुए लैला की खुशी देखते बन रही थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज की खनक सुजॉय को भी महसूस हो रही थी। उसने कुछ चौंकते हुए कहा, वैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। सुजॉय ने टोका तो जैसे लैला को भी होश आया कि वो इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। उसने जल्दी से अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए कहा, वो बस ऐसे ही, अभी मारिया को एक जोक सुना रही थी तो उसी की वजह से अब भी हंसी आ रही है। ओके, मैं डैड को फोन करता हूँ। कहकर उसने कॉल रख दिया। तब लैला ने जल्दी से नरेन का नंबर डायल किया और मन ही मन खुश होते हुए बोली, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान जो तूने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब मैं सुहाना को उसके डैड से मिला पाऊंगी। नरेन के उधर से फोन सुहाना ने ही उठाया था। उसने सपाट लहजे में कहा तो लैला ने चहकते हुए कहा, मैं पाहुजा सर को लेकर हॉस्पिटल के बहाने आ रही हूँ, तुम बताओ कहाँ मिलोगी। लैला की ये बात सुनते ही जैसे सुहाना भी खिल सी गई। उसने जल्दी से एक रेस्टोरेंट का नाम बताया और फिर बोली, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी उधर, तो तुम भी उसी हिसाब से आ जाना। ओके, कहकर लैला ने कॉल रखा और तैयार होने चली गई। उधर सुजॉय अभी शूटिंग निपटा ही रहा था कि तभी मार्केटिंग के आदमी ने आकर कहा, सर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सिन्हा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो 2 घंटे के लिए एक दूसरी मीटिंग के लिए यहाँ ओबरॉय में आए हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने वहीं आपसे भी मिलने को कहा है। सुजॉय ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और कहा, ये तो मुश्किल होगा मेरे लिए, अभी यहाँ शूटिंग भी पूरी नहीं हुई है। और कहते हुए वो सोच में डूब गया। तभी मार्केटिंग वाले ने कहा, सर, अगर आपको दिवाली पर यह फिल्म रिलीज करनी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मीटिंग कैंसिल करना चाहिए। वैसे भी हमारा एडिटिंग का काम तो लगभग पूरा हो ही चुका है। इस सीन के बाद कुछ ही सीन रह गए हैं और फिर डबिंग। अब अगर इस दौरान उतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को पार्थो ने हमसे पहले अप्रोच कर लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सुजॉय ने जैसे एक पल में फैसला लेते हुए कहा, ठीक है, मैं निकलता हूँ। फिर उसके बाद उसने एडी को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर अपनी कार लेकर निकल गया। उधर लैला भी पाहुजा मैंशन पहुंच चुकी थी। लतिका जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, इसीलिए उन्हें ये पता भी नहीं चला कि लैला पाहुजा साहब को टेस्ट के लिए ले जाने वाली है। लैला वहीं टैक्सी में ही बैठी हुई थी। पाहुजा साहब ने जैसे ही टैक्सी में बैठी हुई लैला को देखा तो बोले, अरे टैक्सी छोड़ क्यों नहीं दी, यहाँ तो कार से ही जाना था ना। लेकिन लैला ने मना करते हुए कहा, नहीं, हमें टैक्सी से ही चलना है, कोई परेशानी नहीं होगी, आइए ना आप। लैला ने जिद करते हुए उन्हें बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और फिर दोनों कुछ ही देर में वहां से निकल गए। लैला पाहुजा साहब को लिए
सुहाना के बताए हुए एड्रेस पर निकल गई थी। रास्ते भर पाहूजा साहब उससे अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बातें करते जा रहे थे। लैला आने वाले पलों के बारे में सोच सोचकर ही बेहद एक्साइटेड लग रही थी। उसे वो पल महसूस करना था जब एक पिता अपनी सालों से बिछड़ी हुई बेटी से मिलता है तो वो कैसा मंजर होगा। जबकि खिड़की से बाहर झांकते हुए पाहूजा साहब ने देखा कि ये रास्ता तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। अभी गाड़ी में बैठे वो लोग कुछ ही देर चले थे कि तभी पाहूजा साहब ने चौंकते हुए कहा, ये रास्ता तो हॉस्पिटल को नहीं जाता लैला, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तब लैला ने बेहद चालाकी से काम लेते हुए कहा, हम लोग हॉस्पिटल ही जाएंगे सर, बस मुझे रास्ते में अपनी एक फ्रेंड से मिलना है, उसके बाद। ठीक है? ये सुनकर पाहूजा साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे टेस्ट के लिए ले जाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है दिन ब दिन तुम अपनी अपनी सी होती जा रही हो। तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, सर जो एहसान पाहूजा परिवार ने मेरे ऊपर किया है ये उसके आगे तो कुछ भी नहीं। मैं तो आज भी वो दिन याद करती हूँ जब मैं फुटपाथ पर सो रही थी, जब आप मुझे मिले और आपने मुझे फुटपाथ से सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। उसके लहजे में एहसान मंदी थी। फिर पाहूजा साहब ने गौर से देखते हुए कहा, नहीं, तुमने हमारे मिलने की कहानी का एक अहम हिस्सा छोड़ दिया। मुझे तो वो दिन याद है जब मैं सड़क पर पड़ा दर्द से कराह रहा था, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। तब वो तुम ही थी जिसने मुझे वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचाया था। लैला ने धीरे से मुस्कुराते हुए उनकी बातों पर हामी भरी। तब पाहूजा साहब ने कहा, पता है लैला, भलाई जो है ना वो एक सर्कल की तरह मूव करती है, जिसका कोई सिरा जब तुम्हारे पास किसी की जरूरत बनकर आता है और तुम उस जरूरत को पूरा कर देती हो, तब एक इंटरवल के बाद वही सिरा तुम्हारे पास तुम्हारी दी हुई भलाई पहुंचाने जरूर आता है। लैला ने उनकी बात सुनकर कहा, वाकई ये कितनी अच्छी बात बताई है आपने। सच में हमारी जिंदगी में ऐसा ही तो होता है। ठीक ऐसा ही मेरे बापू भी कहा करते थे कि किसी के साथ भी भलाई करते हुए ये मत सोचो कि ये इंसान वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ देगा या नहीं, बल्कि उस भलाई का जिम्मा भगवान जी पर सौंप दो, ताकि तुम्हारे वक्त में भगवान जी उस इंसान से भले ही तुम्हारी मदद ना करवाएं, लेकिन कहीं न कहीं किसी और के रूप में तुम्हारा काम आसान जरूर करवा देगा। पाहूजा साहब ने भी उसकी बात में हामी भरी। तभी टैक्सी रुक गई तो टैक्सी वाला बोला, ये लीजिए मैडम, हम पहुंच गए। पाहूजा साहब ने उतरते हुए देखा तो वो होटल ओबरॉय था। उनके चेहरे पर सवालिया निशान आने लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, लैला ने उन्हें झट से अंदर की तरफ ले जाते हुए कहा, मैंने लंच भी नहीं किया था, इसीलिए अपनी फ्रेंड को यहीं बुला लिया कि मिलना भी हो जाएगा और खाना भी, इस तरह आप भी बोर नहीं होंगे। पाहूजा साहब उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो वाकई में कुछ खा ही लिया जाए। भूख तो मुझे भी लग गई है, सुबह लतिका की वजह से ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाया था। कहते हुए दोनों एक टेबल पर आ पहुंचे। पाहूजा साहब को वहां बिठाकर लैला ने कहा, आप जब तक मेन्यू देखते हैं मैं आती हूँ। कहकर वो वहां से दूसरी तरफ चली गई, जहां पर सुहाना ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुहाना ने उसे देखते ही कहा, थैंक यू सो मच लैला, आज तुम्हारी वजह से ही। लैला ने हड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, हम ये थैंक यू का एक्सचेंज ऑफर बाद में पूरा कर लेंगे, तुम अभी जाकर मिलो उनसे, और हाँ, रोना धोना मत करना, खुशी खुशी मिलना। सुहाना ने धीरे से छिलमिलाती हुई आंखों को साफ किया और हामी भरती हुई पाहूजा साहब की टेबल की तरफ बढ़ गई। लैला वहीं पर खड़ी एक पिलर की ओट से उस तरफ देखने लगी थी। सुहाना जैसे जैसे पाहूजा साहब की टेबल की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। फाइनली वो पाहूजा साहब की टेबल के पास पहुंचकर चेयर पर आ बैठी। मेन्यू कार्ड पर नजरें जमाए पाहूजा साहब ने नजरें उठाते हुए कहा, ये 2 डिशेस मंगवा लो। कहते हुए जैसे ही उनकी नजर सामने बैठी सुहाना पर पड़ी,
हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके होठों में हल्के से हरकत हुई और उन्होंने बेचैनी से पुकारा, सुहाना, मेरी बच्ची। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें